Hello, ma'am. Hi. So, ma'am, my first and very basic question to you is what actually is egg freezing? Because people in India are not that much aware about it. So, can you please tell our viewers what is egg freezing? Yeah, so see, we talk about fertility preservation nowadays. आजकल हर चीज़ में हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. हम लोग कुछ प्रोएक्टिवली देखें कि हमें क्या करना है. नाउ एज विमेन एज वी नो, आजकल हमारी करियर जो है इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद आर बायोलॉजिकल एज. सो मे बी व्हेन वी आर इन आर एक्टिव प्राइम, जो हम कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव ईयर्स हमारे सबसे बेस्ट हैं, बट उस टाइम पे हम अपने करियर ऑप्शंस पे फोकस करना चाहते हैं एज women. Or maybe we just haven't found the right partner yet. Gone are the days when women would just get married to anybody, and probably rightly so, right? So we want to wait for the right time for us to plan a pregnancy. तो whether it is egg freezing, whether it is embryo freezing, whether it is sperm freezing, इस सबको हम बोलते हैं fertility preservation. Fertility preservation मतलब हम biological clock का जो effect है fertility पे, उसको बंद नहीं कर सकते, but at least pause कर सकते हैं. सो वी नो दैट विमेन पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल 34-35 ईयर्स के बाद विमेन की एग हेल्थ काफ़ी रैपिडली डिक्लाइन होने लगती है. फॉर मेल पार्टनर्स भी होता है, बट दैट इज़ मोर अक्यूट आफ्टर 40, सो दे स्टिल हैव टाइम. बट फॉर विमेन द बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ डेफिनेटली क्लिकिंग. एंड क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम हम प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें, तो दिस इज़ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन. इट हेल्प्स अस टू प्रिजर्व आर एग्स एंड एम्ब्रियोज एट द राइट टाइम, जिसको हम एक बैकअप इंश्योरेंस प्लान की तरह कह सकते हैं कि हम लेटर ऑन लाइफ में उसको यूज़ कर पाएँ. हम रिग्रेट ना करें ऑफ द ईयर्स गॉन बाय जब हमारी रिप्रोडक्टिव प्राइम थी. एंड क्योंकि नो मैटर हाउ मच साइंस एंड टेक्नोलॉजी गोज अहेड, इट्स अ फैक्ट दैट हम नए गेमीट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते. स्टेम सेल रिसर्च चल रही है, बट फॉर नाउ time is the biggest factor whether we talk about any kind of fertility results. So as a fertility specialist, in fact I'm very happy to see कि आजकल इसके बारे में अवेयरनेस हो रही है, टॉक हो रही है. आप जैसे लोग आके पूछ रहे हो ये क्या है, विच मीन्स एक पब्लिक में एक अवेयरनेस है, एक जिज्ञासा है, एक इंक्विजिटिवनेस है कि ये है क्या. एंड आई थिंक एज अ वुमन आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट हैपनिंग. क्योंकि पहले लोग लेट आते थे, रियलाइज़ करते थे कि अच्छा हमारा तो अब एग हेल्थ कम ही हो चुका है. Then you're left with very few fertility options. You have to look at things like egg donation. Why should women have to do that? So egg freezing एक आपको basic वो power देता है as a woman, I feel. Yeah, that's very true. Ma'am, can you explain the basic difference between IVF and egg fertility, egg freezing basically? क्योंकि लोगों को अब आई थिंक एक मिसकंसेप्शन है कि आईवीएफ और एग फ्रीजिंग दोनों सिमिलर होते हैं. सो कैन यू एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इट? उसके पहले ना देखो, आई एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एग एंड स्पर्म फ्रीजिंग. तो स्पर्म फ्रीजिंग क्या होता है कि एक मेल पार्टनर आए या मेल एनीबडी कम्स, वो अपना एक सैम्पल देते हैं, तो उसमें सीमन सैम्पल में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, तो वो ईजिली फ्रीज हो जाते हैं. तो एक चीज़ ये समझना एज अ वुमन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्स जो होते हैं ओवरी में वो इमेच्योर होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि समबडी जस्ट वॉक्स इन टू द क्लिनिक और द सेंटर एंड सेज कि ठीक है मुझे एग फ्रीज करना है, तो हम उनको ओवरी में से एग्स एक्सट्रैक्ट करके कहते हैं काम खत्म हो गया. तो इन अ वे एग फ्रीजिंग एक पार्ट आईवीएफ प्रोसीजर है, क्योंकि एज अ गर्ल और अ वुमन यू हैव टू अंडरगो 10-12 डेज ऑफ इंजेक्शंस. क्योंकि हमारी ओवरी में जो एग्स होते हैं वो इमेच्योर हैं, हमारे को उनको मेच्योर करके रिट्रीव करना है, जिससे वो बाद में आगे जाके एम्ब्रियो बनाने या प्रेगनेंसी इफेक्ट करने में हेल्प करें. तो उस वजह से 10-12 डेज का इंजेक्शन का प्रोसेस होता है, विच इज़ सिमिलर टू व्हाट द आईवीएफ प्रोसेस इज. उसके बाद एक माइल्ड सिडेशन में जो गर्ल या वुमन है उनको माइल्ड सिडेशन या एनेस्थीसिया देके हम एग्स को रिट्रीव कर लेते हैं और उन एग्स को फिर फ्रीज कर लेते हैं. आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है वो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है. आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. मतलब यहाँ जो एग्स रिट्रीव हुए उनको स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना के ट्रांसफर करने को हम आईवीएफ कहते हैं. सो एग फ्रीजिंग इज द इनिशियल पार्ट ऑफ आईवीएफ, बट यू फ्रीज इट एट द एग स्टेज. So that it can be used later on when At they the want later to. stage, right? So it's like जैसे frogs hibernate करते हैं, वैसे हम कहते हैं हमने eggs को hibernate कर दिया. और एग्स हाइबरनेट होके हमने, चाहे हम उनको 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद तक उन एग्स को हम यूज़ कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़की ने 30 ईयर्स की एज पे डिसाइड किया कि ठीक है मुझे एग फ्रीज करना है फॉर वट एवर सोशल और मेडिकल रीजन शी माइट बी फेसिंग, इवन इफ शी कम्स बैक एट 40 कि अब मुझे 40 ईयर्स पे अब मुझे लग रहा है कि ठीक है आई वॉन्ट टू बी अ मदर, तो एट दैट स्टेज उनके जो सक्सेस रेट्स डिफाइन होते हैं वो 30 ईयर्स की जो एज है जिस लेडी के, उससे कंपैरेबल होते हैं. जबकि अगर आप उस टाइम पे अपने एग से ट्राई करोगे तो फर्टिलिटी रेट्स ड्रास्टिकली गिर गए होते हैं. सो दैट इज द बिग एडवांटेज ऑफ एग फ्रीजिंग.
Okay. So, ma'am, what should be the minimum health criteria or the age criteria for this procedure for a woman or be it a man? राइट सो देखो एक तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि एग फ्रीजिंग क्यों हो रही है ब्रॉडली दो रीज़न होते हैं एक को हम कहते हैं मेडिकल एग फ्रीजिंग मीन्स अनफॉर्चुनेटली किसी की कोई सर्जरी होनी है कभी कभी यंग गर्ल्स ऑल्सो आर फेस विद द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर और ट्यूमर तो उसमें फिर कोई एज नहीं देखी जाती बट दे हैव टू बी पोस्ट प्यूबर्टल मतलब प्यूबर्टी आ चुकी हो तो 14-15 साल के बच्चे के बाद ही उसका हो सकता है बट कोई भी एडल्ट तो एग फ्रीज कर ही सकता है तो वो तो हो गया मेडिकल रीज़न सोशल रीज़न होता है एज आई सेड कि हम अभी करियर पर ध्यान दे रहे हैं या अभी हम मैरिज नहीं करना चाह रहे हैं इसलिए हम अपने एग्स फ्रीज करना चाह रहे हैं तो वो टिपिकली 21 की एज के बियॉन्ड कभी भी कर सकते हैं अगेन क्योंकि बायोलॉजिकल एज का इन चीज़ों पे इफेक्ट आता है तो हम कहते हैं टिपिकली अगर हम 35-36 तक कर लें तो बेटर है इसके पहले कि हमारी एज ऑलरेडी डिक्लाइन मतलब एग क्वालिटी पर डिक्लाइन ले आए बट people freeze at any age मतलब even at 40-41 women do that बट उस टाइम हमको ये समझाना पड़ता है कि भाई ऑलरेडी फर्टिलिटी डिक्लाइन है तो आपको रियलिस्टिक होकर एग्स फ्रीज करने हैं कि क्वालिटी डिक्लाइन हो चुका है तो 21 विल बी टू यंग फॉर अ सोशल रीजन फॉर समबडी टू फ्रीज एग्स बट आजकल एक और चीज़ जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है AMH एंटी मुलेरिन हार्मोन तो हम कहते हैं एटलीस्ट मे बी एज यंग विमेन वी कैन डू दैट टेस्ट अगर हमें लगता है कि हमारी फर्टिलिटी हमारी एज से कम है जैसे हम देखते हैं इवन यंग विमेन इन द एज ऑफ 27 to 30 का कभी कभी वो टेस्ट लो आता है एंड उस सब की अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के साथ आजकल लोग आते हैं कि मुझे अपने एग फ्रीज करने हैं आई नो आई एम वेरी यंग क्योंकि टिपिकली देखिए अगर मान लो मैरिज नहीं हो रही है या वी आर नॉट फाइंडिंग अ पार्टनर इसलिए हम एग फ्रीज करते हैं तो टिपिकली दैट हैपन्स एट 32-33 बिकॉज तब ये लगने लगता है कि ठीक है मेरी एज बढ़ रही है मैं एटलीस्ट एग फ्रीज कर लूँ प्रैक्टिकली लोग तब कर रहे होते हैं बट अगर हम ये टेस्ट करते हैं और हम रियलाइज करते हैं कि हमारा एग क्वालिटी ऑलरेडी डिक्लाइन पे है तो देन एनीबडी एज आई सेड बियॉन्ड 21 कैन डू इट बट उस एज पे लोग चेक करके अगर लगता है कि लो है तो करते हैं क्योंकि एग फ्रीजिंग कोई ऑल्टरनेटिव टू नेचुरल ट्रायल बिल्कुल भी नहीं है तो अगर आपकी यंग एज पे शादी हो जाती है अगर आपको लगता है आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो तो फर्टिलिटी डिक्टम यही रहेगा कि भाई लेस देन 30 अगर हम अपनी पहली प्रेगनेंसी प्लान कर पाएँ तो ग्रेट बट आई थिंक अगर 30-31 पे विमेन को लगता है कि नहीं आई एम नॉट येट रेडी टू एम्बार्क ऑन पेरेंटहुड तो उस टाइम पे एग फ्रीजिंग मेरे हिसाब से एक सीरियस लेवल पे कंसिडर करना चाहिए Ma'am, you also may meet people or the families who say कि ये एग फ्रीजिंग क्यों करानी है या IVF क्यों कराना है there are very myths, very misconception in the minds of people or the old age women we can say or even the husband or a normal girl like me who is not married yet तो how do you tackle with that misconception? How do you explain the people कि how much it is safe और ये आगे जाके आपको ही कैसे help करेगा? How do you explain to that to I think people? that's a brilliant question. So actually देखो आजकल Google, ChatGPT, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के बाद और आई थिंक सोशल मीडिया की अवेयरनेस से वी आर सीइंग दैट अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड विमेन आर मोर अवेयर अबाउट एग फ्रीजिंग अ लॉट ऑफ देम इवन नो द प्रोसेस बाय द टाइम दे मीट अस बट येस उनके पेरेंट्स के मन में बहुत एप्रीहेंशन होती है एंड देखिए वी कांट ब्लेम देम उनके ज़माने में ये सब था नहीं तो एक बहुत नई चीज़ है दे आर ऑलरेडी प्रॉब्ली वरिड कि अच्छा ठीक है व्हेन विल माय चाइल्ड गेट सेटल्ड व्हेन विल शी फाइंड अ पार्टनर ओवर एंड अबव दैट हम उनको बता रहे हैं कि ये प्रोसेस भी उनको करना पड़ेगा बट आई थिंक व्हेन वी सिट अक्रॉस टू देम हम उनको समझाते हैं कि देखिए आपका भी मेन कंसर्न यही है कि आगे जाके जब उनको प्रेगनेंसी करनी हो तो उनको प्रॉब्लम ना आए तो ऐसे में अगर आप पेरेंट्स को हम समझाते हैं एज आई सेड गर्ल्स एंड विमेन ऑल्सो हैव देयर फियर्स बट उनको भी समझाते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमल और शॉर्ट टर्म होते हैं तो आप जब 10 to 12 डेज इंजेक्शंस लेते हो तो आपको एक इंजेक्शन शॉट डेली लेना है वो इंसुलिन शॉट की तरह पतला सा शॉट आता है तो ऐसा कोई पेनफुल नहीं होता माइल्ड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बट यू कैरी ऑन विद योर डे टू डे एक्टिविटीज़ आप अपने ऑफिस जाओ आप सब कुछ करो बस अल्ट्रासाउंड स्कैन्स एंड इंजेक्शंस को साथ में मैनेज कर पाओ प्लस ये बहुत सेफ प्रोसीजर है एग फ्रीजिंग से आप अपने आगे की फर्टिलिटी फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो सो आई थिंक जब हम ये बैठ के पेरेंट्स को समझाते हैं सो अ लॉट ऑफ देम आर एक्चुअली रिलीव्ड कि हाँ ठीक है वी हैव एन ऑप्शन नाउ अदरवाइज वो जो एक मेंटल एंग्जाइटी रहती है कि टाइम इज लूजिंग आउट और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आई थिंक इट गिव्स देम दैट ऑप्शन सो वी हैव टू काउंसिल देम वी हैव टू एक्सप्लेन द बेनिफिट्स टू देम वी हैव टू एक्सप्लेन टू देम
that all this is more than a 50-year-old science now, and egg freezing को भी अब more than 30-35 years हो रहे हैं of being in the process, and the technology is only getting better. तो when you explain to them कि इतना कोई बड़ा procedure नहीं है, इतना कोई ऐसा कोई surgery नहीं होने वाला, it's a small procedure जिसमें बस आप eggs extract करेंगे, तो most of them understand and they are very happy that their daughter is deciding to take that decision. मैम चलिए ये तो हो गया पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से. व्हाट अबाउट द मैरिड कपल आई वुड से, बिकॉज आई थिंक समटाइम्स द मेन इज मोर अवेयर कि ओके एग फ्रीजिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन, IVF इज अ वेरी गुड ऑप्शन. Women also have that misconception, why should I go through it? Men are more aware about it, and same the vice versa. So how do you tackle with the couple who are married? So you're right. Actually, देखो, most of the times both the couple are in agreement. They understand कि हम करना चाहते हैं. आजकल बहुत सारे लोग हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कभी कोई कोर्स करने जा रहा है, कोई माइग्रेट कर रहा है, उनको पता है कि वहाँ पे उनके लिए फैमिली प्लानिंग विल बी टफ. तो बोथ द कपल्स इन अ लॉट ऑफ टाइम्स टेक अ डिसीजन कि हम एम्ब्रियो फ्रीज करके जा रहे हैं, हम 1-2 साल बाद आके प्रेगनेंसी के लिए प्लान करेंगे. ऑफ कोर्स पहले नेचुरली प्लान करेंगे, नहीं होगा तो ये हमारे पास एक बैकअप सपोर्ट रहेगा. बट यूर राइट, कई बार ये डिस्कॉर्डेंस भी होता है. देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ विमेन हु कम फॉरवर्ड जहाँ पे हस्बैंड समझ ही नहीं रहे होते कि उनका टाइम रन आउट हो रहा है ना. एंड मेरी नज़र में तो वो ज़्यादा होता है रादर, बिकॉज एज विमेन द मिनट यू एंटर योर 30s देर इज़ दैट लिटिल एंगजाइटी एंड ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ थिंग्स में बिकम डिफिकल्ट फॉर मी एंड आई डू वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम. तो वो मेरे को ज़्यादा केसेस दिखते हैं जहाँ पे फिर देयर हस्बैंड्स नीड टू बी कन्विंस्ड कि ठीक है आपको वैसे भी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वुमन इज मोर इन द एंटायर प्रोसीजर, बट उनके लिए और मुश्किल होता जाएगा. IVF उतना ही प्रोसेस, उतना ही सब कुछ होगा, बट सक्सेस रेट कम हो जाएगा. तो जब आप वही अक्रॉस द टेबल बैठ के समझाते हैं तो मोस्ट ऑफ देम अंडरस्टैंड. एंड येस, जहाँ पे मेन को समझ आता है वहाँ विमेन का मेन प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग नहीं, एक फियर होता है. सबको लगता है कि मैं इतना कुछ क्यों कराऊँ, आई विल हैव टू गो थ्रू इंजेक्शंस, आई विल हैव टू गो थ्रू एग रिट्रीवल, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड. तो जब आपको उसका फ़ायदा समझ आता है कि ठीक है वी विल हैव मोर पावर, even 5-10 years down the line, when fertility would have become very difficult, तो उस केस में बहुत लोग प्रोएक्टिवली आते हैं. इस पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर कोई पार्टनर्स स्टेबल रिलेशनशिप में है, मैरिड हैं, तो साइंटिफिकली एम्ब्रियो फ्रीजिंग कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इसको भी लोग लूजली यूज़ करते हैं. लोग समझते नहीं है कि एग फ्रीजिंग ही सब बोल देते हैं. तो अगर कोई मैरिड कपल है तो एम्ब्रियो फ्रीज करना चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियो फ्रीजिंग का सक्सेस रेट बहुत बेटर होता है. आज अगर आप 100 एम्ब्रियोज फ्रीज करते हो तो आपको 99 या 100 उसी हिसाब से वापस मिलते हैं. एग फ्रीजिंग में थोड़े बहुत एग्स लूज हो सकते हैं. तो हम कहते हैं अगर आप एक सिंगल वुमन हैं तो आप एग फ्रीजिंग कराइए, अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो सीरियसली एम्ब्रियो फ्रीजिंग को कंसिडर करें. तो आई थिंक ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस भी क्लियर करना चाहिए. I was about to ask you that because I was reading, so I got into 3 different things: embryo freezing, egg freezing, and sperm freezing. Correct. So I was just about to ask you the same thing. What is the basic difference between these 3? So actually जो क्योंकि पॉपुलर वर्ड हो गया है वो एग फ्रीजिंग है, तो इट इज़ यूज इंटरचेंजेबली. कॉमन मैन में हर कोई आके कहेगा इवन मैरिड कपल से हमें एग फ्रीजिंग करना है. फिर हमको उनको समझाना होता है कि नहीं, एम्ब्रियो फ्रीजिंग ज़्यादा रोबस्ट है तो आप एम्ब्रियो फ्रीज करें. एम्ब्रियो फ्रीजिंग का एक और फ़ायदा होता है, आप IVF के अल्टीमेट स्टेप तक एक अच्छे से सिलेक्ट कर चुके होते हैं. जैसे एग फ्रीजिंग तो आपने इनिशियल फ्रीज कर दिया, जब बाद में आप एम्ब्रियो उसको क्रिएट करते हैं तो आपको पता चलता है आपके पास हेल्दी एग्स एंड एम्ब्रियोज फाइनली कितने हैं. एम्ब्रियो फ्रीजिंग का एडवांटेज क्या है कि आपके पास एक रियलिस्टिक आंसर आज की डेट में होता है कि व्हाट इज़ माय एक्चुअल सक्सेस रेट जब मैं मान लो 5 साल बाद 7 साल बाद प्रेगनेंसी के लिए प्लान करूँगी. तो मैम क्या जो हमारी आजकल की लाइफस्टाइल है, पीपल ड्रिंक, पीपल स्मोक, पीपल डू डिफरेंट स्टफ्स, so does that affect in the quality of embryo, or if I might say egg or sperm? Yeah, 100%. And I think unfortunately सब हमारा blame भी नहीं है. Especially in Delhi NCR, the pollution we are living in, the AQI that we are in, the adulteration that we are seeing. I think overall in the country and also over the world, lifestyle changes, जैसे आप rightly कह रहे हो, all these lifestyle habits of drinking, smoking, even drug recreation, etc. Definitely has an impact. देखो हमको ये समझना है, हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी में, एग्स एंड स्पर्म्स में वो 23 होते हैं क्योंकि वो डिवाइड हो जाते हैं. So actually the gametes are one of the most vulnerable cells in the body. तो अगर कोई भी noxious stimuli आएगा, चाहे वो pollution है, चाहे वो smoking है, उसका egg and sperm पे ज़्यादा प्रभाव आता है because they are vulnerable gametes. So
Definitely, in fact, if we talk about sperm health also, it is a joke in most of the fertility centers that you have stopped finding very normal sperms. You know, anybody who's coming in, you will find a lot of abnormal sperms. You will find that the motility and count is going down. So I think ये एक एपिडेमिक है जिसको हमको कहीं ना कहीं ठीक करना है. कुछ अवॉइडेबल चीज़ें हमारे हाथ में हैं. वी शुड डेफिनेटली वर्क ऑन आर लाइफ स्टाइल्स. कुछ अनअवॉइडेबल हैं लाइक द एनवायरनमेंट दैट वी आर लिविंग इन. बट it's a definite concern. Fertility is definitely declining due to these factors. Does stress and anxiety also affect that? Yeah, so it's an undocumented role, but I'm sure it affects all of that. We see that in our couples who have problems in conceiving also, that stress का एक role gamete health पे आता है. But easier said than done. We should do what we can, but at least lifestyle measures हम definitely work upon कर सकते हैं. Do you like tell people ki if to change lifestyle, do they understand that ki why do they have to change their lifestyle? And obviously they cannot beat AQI right now. When being in Delhi NCR, AQI is like it's part of our lifestyle now. Right. So you to change their lifestyle, आपको अपनी lifestyle change करनी पड़ेगी क्योंकि कई लोग होते हैं कि they don't understand why do they have to change their lifestyle regarding it. So how do you explain that to the patients? देखो, जो एग फ्रीजिंग एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए आ रहे हैं, तो अगेन जब आप इतना प्रोएक्टिव स्टेप कर रहे हो तो एवरीबडी एटलीस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम कैन डू दैट. सिमिलरली जहाँ हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यू नो, एटलीस्ट हम प्रोएक्टिवली N95 मास्क पहने. जहाँ हम मेजॉरिटी अपना टाइम स्पेंड करें वहाँ एयर प्योरीफायर्स करें. सो देर आर प्रोएक्टिव स्टेप्स दैट वी कैन टेक. And usually a lot of patients whom we see are of course patients who are subfertile, तो जिनको प्रॉब्लम हो रहा है कंसीव करने में. मेरे हिसाब से वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उनकी लाइफ में होता है जहाँ उन्हें समझ में आता है कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो फ़र्क दिखेगा. एंड उनके पैरामीटर्स में उनको फ़र्क दिखता भी है, कंसेप्शन रेट्स में फ़र्क दिखता है. सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन आप किड्स से बात कर रहे हैं एंड what are their problems, right? So if somebody is coming over with a need, they will definitely listen more to lifestyle. I think आप generally एक young population को बोलोगे तो कोई शायद हमारी बात नहीं सुनेगा. तो it also depends on what you're looking at. So if I may ask, what is the success rate of it? क्योंकि success rate is the most important. अगर success rate होगा तभी लोग आएंगे. They'll have that misconception cleared out in their mind. So what is the success rate of it? See, again, that's where the age is the most important factor, जिसको science and technology भी beat नहीं कर सकती. So at what age are you freezing your eggs and embryos is the single most parameter. तो overall women की fertility 32 के बाद decline होती है. तो अगर आपने 32 के पहले कर लिया है तो you have as high a success rate as 70-75% per cycle. प्लस एज आई सेड, ये तो इंश्योरेंस प्लान है. मतलब आपने उसके बाद जब ट्राई किया तो वैसे ही होपफुली नेचुरली कंसीव ही हो जाएगा. बट येस, इफ़ यू हैव टू यूज दीज gametes, the result will be 70-75%. But by the time, say, if you freeze your gametes even later, like at 38-39, the result would have come down to like a 40-50%. So I think आप किस एज पे फ्रीज कर रहे हो वो एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है टू डिसाइड व्हाट द रिजल्ट विल बी लाइक. So I was going through it. There were no statistics about it कि कितना सक्सेस रेट है, कितने लोग कराते हैं, कितने लोग अवेयर हैं इस बारे में. बट स्टिल दिस इज़ अ ट्रेंड नाउ इन अर्बन सोसाइटीज़. सो हाउ डू यू थिंक दैट पीपल आर लाइक नोइंग अबाउट इट नाउ? क्योंकि जनरली लोगों को नहीं पता होता है. When I was reading about it, I was also not that much aware about what is egg freezing, what is embryo freezing, and what is sperm freezing. So how can you explain me how it is becoming a trend now? Because people are knowing about it. Right. So I think मेरे को लगता है social media awareness, a lot of our Bollywood celebrities, एक तो we also have to understand Bollywood celebrities have more access to healthcare. A lot of them have actually frozen eggs. तो एक मिसकंसेप्शन भी है. लोग बहुत बार जब देखते हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज़ 39-40 पे कंसीव कर गए तो उनको लगता है अब कोई भी एज चलती है, यू नो, आप जब पहुंच जाओ तो फर्टिलिटी हो जाएगा. बट अ लॉट ऑफ देम डोंट रियलाइज कि उन्होंने बैक देन बहुत प्रोएक्टिवली अपने एग्स या एम्ब्रियोज को फ्रीज करा के रखा हुआ है, विच इज़ मेकिंग इट ईजी फॉर देम नाउ टू कंसीव, राइट. तो आई थिंक बहुत सारा सोशल मीडिया अवेयरनेस, एज आई सेड, बिकॉज ऑफ सेलिब्रिटीज, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आ रहा है. द रीजन वाई इंडिया में स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बिकॉज इंडिया में रिलेटिवली ये न्यू टेक्नोलॉजी है, से फॉर द पास्ट 5-7 ईयर्स. एंड आपने एग तो बैंक कर दिए, बट अब जब लोग आएंगे दे विल कंसीव, यू नो, मतलब दे विल यूज देम. तो इट विल टेक अस एटलीस्ट 7-10 ईयर्स टू एक्चुअली गेट इंडियन डेटा टू नो क्या चल रहा है. टिल दैट टाइम वी हैव टू गो बाय द फॉरेन डेटा. एंड बिकॉज ओवरऑल नाउ द वर्ल्ड इज स्मॉल, टेक्नोलॉजीज आर सिमिलर, रिजल्ट्स आर सिमिलर.
अगर हमारे IVF रिजल्ट्स आर कंपेरेबल एंड एट पार विद द वर्ल्ड, सो वी कैन एक्चुअली एक्सट्रापोलेट दैट डेटा कि जब हम इंडिया का प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स ला पाएंगे तो होगा. बट बिकॉज ये पूरी need of this egg freezing has come up in the last 4-5 years or so. Even most of my patients that I know, very few of them have actually used the eggs, you know. So अभी तक वो egg cryopreservation में है. तो scientific data में time लगता है, and especially fertility preservation में तो time लगेगा because If I may ask, what is cryopreservation? क्रायोप्रिजर्वेशन फ्रीजिंग का साइंटिफिक वर्ड है कि हम जब एग्स या एम्ब्रियोस को हम उनको क्रायो प्रिजर्व मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर देते हैं. तो अभी दैट इज व्हाई यू डोंट हैव द डेटा, बिकॉज उनका प्रेगनेंसी रेट तो तब आएगा जब पीपल विल कम बैक फॉर प्रेगनेंसी. Okay. So, ma'am, that's all from my side. I think you have cleared the misconception for our audience. So, thank you so much for your time.